हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग जो यूथ पब्लिकेशन के जो बुक है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग अभी हिस्ट्री का पोर्शन शुरू किए हैं। हिस्ट्री में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में अब तक कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पीवाईक्यू के माध्यम से हम लोग जीएस को एक समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्राचीन कालीन जो साहित्य हैं, आज हम लोग वहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तक हम लोगों ने लगभग 158 क्वेश्चन इन 4 वीडियो के माध्यम से अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन कालीन साहित्य से अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ग्रंथ, यहाँ बताना है कि नहीं, जो कौन सा भारतीय ग्रंथ है जिसमें यानी भारतीय चिकित्सा प्रणाली के संबंध में या चिकित्सा प्रणाली से संबद्ध है, ठीक है। कौन सा ऐसा भारतीय ग्रंथ है जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। तो आप सबको पता ही होगा कि वो जो चरक संहिता है, चरक संहिता ही क्या है, वो भारतीय चिकित्सा प्रणाली से संबंध है और एक ये भारतीय ग्रंथ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ आप देखिए, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा है ना, यानी चरक संहिता भारतीय चिकित्सा प्रणाली में चिकित्सा प्रणाली से संबद्ध है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसको आप डिस्कस एक बार थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक। इससे आपको थोड़ा वो क्लियर भी हो जाएगा और कुछ नया पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है नवीं शताब्दी में संकलित आदि पुराण निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है। जो आदि पुराण है जो नवीं शताब्दी में लिखी गई है, बताना है कि वो किसकी जीवनी है, ठीक है। जो हमारे जैसे हम लोगों ने जो तीर्थंकर जैन धर्म में हम लोग तीर्थंकर देखे थे, ठीक है, 24 तीर्थंकर थे। जो उसमें जो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, वो थे ऋषभनाथ, ठीक है, ऋषभ। तो उन्हीं से संबंधित है ये आदि पुराण, उन्हीं की जीवनी को बताता है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा श्रीमद् भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। यहाँ बताना है जो श्रीमद् भागवत गीता थी वो किस भाषा में लिखी गई है। तो किस भाषा में लिखी गई है, तो पता ही होगा कि हमारे मैक्सिमम जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। क्योंकि संस्कृत भाषा को लोकवाणी या देवताओं की वाणी भी कहा जाता है, ठीक है। तो संस्कृत होगा हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। जो मेगास्थनीज जो पुस्तक थी वो क्या है, इंडिका है, ठीक है। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। फिर नेक्स्ट हमारा है हर्षचरित की रचना किसने की थी। हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो वो कौन है, बाणभट्ट। हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने, ठीक है। इसका यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन ये दिया है, ठीक है। ये हर्षचरित जो है, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न अनुक्रम में से किसने संस्कृत का व्याकरण लिखा। निम्न अनुक्रम में से किसने संस्कृत का व्याकरण लिखा। कालिदास ने लिखा, पाणिनि ने लिखा, चरक ने लिखा या आर्यभट्ट ने लिखा। तो सबको पता ही होगा कि पाणिनि ने लिखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मालविकग्निमित्रम में सुगो का ब्राह्मण बताया गया है। मालविकग्निमित्रम में सुंगों को ब्राह्मण बताया गया है जो गोत्र से संबंधित हैं। बताना है यानी किस गोत्र से, जो सुंग थे वो किस गोत्र से संबंधित हैं, ठीक है। जैसे आगत्य गोत्र, कश्यप गोत्र, अत्रि गोत्र या भृगु गोत्र। तो कौन से होंगे यहाँ पे, तो वो हमारा होगा कश्यप गोत्र, ठीक है। जो मालविकग्निमित्रम में जो सुंगों को ब्राह्मण बताया गया है, वो जो सुंग जो ब्राह्मण थे वो कश्यप गोत्र से संबंधित थे, ठीक है। एक बार देखिए यहाँ पे दिया है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक, वीडियो पॉज करके। फिर नेक्स्ट हमारा आता है चित्रकला से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग उनको देखेंगे। ये सबको पता ही होगा कि अजंता गुफाओं की चित्रकला किस धर्म से अत्यधिक प्रभावित है। यहाँ बताना है जो अजंता की जो गुफा है वो कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। और जो वहाँ जो चित्रकला जो बने हुए हैं वो किस धर्म से अत्यधिक प्रभावित थी या अत्यधिक प्रभावित थे,
ठीक है। तो वो किस धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे? वो बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, अजंता की चित्रकलाएं निम्न में से क्या चित्रित करती हैं? अजंता की चित्रकलाएं निम्न में से क्या चित्रित करती हैं? तो ये बताना है यहाँ पे, निम्न में से क्या चित्रित करती हैं? रामायण, महाभारत, जातक या पंचतंत्र। तो वो क्या करती हैं? जातक कथाएं बताती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट या कुषाण स्कूल ऑफ आर्ट डॉट के दौरान मथुरा के पवित्र शहर में विकसित हुआ। मथुरा के पवित्र शहर में विकसित हुआ, तो मतलब बताना है कि नहीं कौन सी शताब्दी में ये विकसित हुए हैं। ठीक है। तो कौन सी शताब्दी में विकसित हुए हैं? एक से लेकर तीसरी ईस्वी के बीच में ये विकसित हुए हैं मथुरा में। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कला से संबंधित गांधार विद्यालय निम्न अनुक्रम में किससे संबद्ध है? निम्न अनुक्रम में किससे संबद्ध है बताना है। तो किससे संबद्ध है? कनिष्क से। ठीक है। जो कला से संबंधित जो गांधार विद्यालय है वो निम्न में से किससे संबंधित है? कनिष्क से। ठीक। फिर नेक्स्ट है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अति विशाल त्रिमूर्ति प्रतिमा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अति विशाल जो त्रिमूर्ति, जो तीन मूर्तियों की जो प्रतिमा है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बताइए? एलिफेंटा गुफाओं में स्थित है। ठीक है। जो ब्रह्मा, विष्णु, जो महेश की जो अति विशाल जो त्रिमूर्ति हैं वो कहाँ पे अवस्थित है? एलिफेंटा गुफाओं में स्थित है। ठीक। फिर नेक्स्ट है, दर्शन के बारे में फिलॉसफी के क्वेश्चन जो आए हुए हैं। तो सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? तो सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? ये तो पता ही होगा, कपिल मुनि ने। ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। ठीक है। यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे भारतीय जो दर्शन के जो 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक प्रकार है जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि को माना जाता है। ठीक है। इसका सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो सांख्य कारिका उनकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। इससे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हमें बस इतना जानना है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक यह पता ही होगा, पतंजलि। ठीक है। और एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है। ये 5 जो ऑप्शन दिए हैं, जैसे योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण हैं। ठीक है। क्योंकि कभी कभी अक्सर यानी कि मैचिंग के लिए आते हैं तो कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। जैसे 4 दे देगा ये, 4 ये दे देगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैचिंग के लिए पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक हैं। तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन हैं बताइए? तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? जैमिनी है। ठीक है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? जैमिनी, यानी डी ऑप्शन। ठीक। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, न्याय के गौतम हैं और मीमांसा के जैमिनी हैं। ठीक। जिसमें उत्तर मीमांसा अलग है, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। ठीक। मीमांसा के संस्थापक जैमिनी हैं। ठीक। स्टार मार्क किया हूँ, इसका इसको आपको रीड भी कर लेना है। ठीक है। ये ऑप्शन ये चारों आपको याद भी होने चाहिए, इधर ये भी याद होना चाहिए। फिर निम्न में से कौन सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन है? निम्न में से सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन कौन है? तो यहाँ पे हमारा होगा सांख्य दर्शन। ठीक है। अब इसके पहले हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ना, तो सांख्य दर्शन हमारा होगा। ठीक। सांख्य दर्शन ही सबसे प्राचीन है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है महर्षि गौतम किस भारतीय दर्शन से संबंधित थे? जो महर्षि गौतम थे वो किस दर्शन शास्त्र से, किस भारतीय दर्शन शास्त्र से संबंधित थे? तो किस भारतीय दर्शन शास्त्र से संबंधित थे? न्याय से। न्याय। ठीक है। ये देखिए, न्याय यानी महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि यानी योग, संत कणाद मुनि वैशेषिक, संत कपिल सांख्य दर्शन से। ठीक है।
कर्म का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? कर्म का जो सिद्धांत है किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? तो किस भारतीय दर्शन संबंधित है? वेदांत से। ठीक है, वेदांत से। ठीक। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? तो पतंजलि योग के लिए ही है। ठीक है, इसमें बताने की बहुत विशेष ज़रूरत है नहीं। निम्न में से भारत में कौन से धर्म से, यहाँ बताना है कि जो निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दिए हैं, भारत में कौन से धर्म से शांति मीनार यानी टावर ऑफ साइलेंस जुड़ा है? ठीक है, तो वो कौन है? जुरा जो ये है, ये ऑप्शन जुरासेंस यही है, इसी से टावर ऑफ लाइसेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, जो शांति मीनार या टावर ऑफ साइलेंस जुराथ्रियंस यानी पारसी धर्म से संबंधित है। जुराथ्रियंस पारसी धर्म से संबंधित है। ठीक, ये कभी कभी ये पूछा था कि जो जुराथ्रियंस है वो किस धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और ये तो पता ही होना चाहिए कि शांति मीनार यानी टावर ऑफ जो साइलेंस है वो किससे संबंधित है? जुराथ्रियंस और पारसी धर्म से। ठीक है, कभी कभी यहाँ जुराथ्रियंस देखे ये पारसी धर्म भी लिख देगा, तो उसको भी आप देखना है। पारसी धर्म हुआ, फिर यहाँ पे इस्लाम धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, बुद्ध हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, यानी बताना है कि जो इंडियन आर्कियोलॉजी है उनके पिता, जो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? थॉमस मुनरो को, विलियम बेंटिक को, अलेक्जेंडर कनिंघम को या अलेक्जेंडर रीड को? तो सबको पता ही होगा कि जो 1861 में जो इंडियन आर्कियोलॉजी भारतीय पुरातत्व जो स्थापित किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो वो उसके तो किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर कनिंघम के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित सिक्कों को प्रारंभ से लेकर वर्तमान के क्रम में उनके क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यानी स्टार्टिंग से लेकर अब तक, यानी आज के वर्तमान तक के जो सिक्के हैं उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक, जैसे गुप्तकालीन सिक्के हुए, फिर ये आधुनिक सिक्के हैं, तुगलक कालीन सिक्के हैं, प्रारंभिक आहत सिक्के जो सबसे इनिशियल स्टेज में थे। ठीक है, जो हड़प्पा के काल में जो ये सब थे। फिर उसके बाद आता है अकबर के काल में। फिर उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अरेंज करना है, तो यहाँ पे कौन सा बताना है कि कौन सा होगा। तो आप अगर थोड़ा मोड़ा अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे, नहीं तो हम लोग कुछ दिन बाद हिस्ट्री का सेशन हम लोग लेके आएंगे। अभी थोड़ा हम लोग उसको हम लोग मटेरियल थोड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा, आप केवल यूट्यूब पे व्यूवर्स बन के ना रहें। ठीक है, तो आपको कुछ अच्छे खासा उसमें नॉलेज मिले। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। बाकी मुझे लेक्चर बड़ा नहीं करना है। ठीक है, कम समय में मैक्सिमम चीज़ें आपको दे के जानी है, ये हमारा इंटेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो जो प्रारंभिक आहत सिक्के हैं ये सबसे इनिशियल सिक्के हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे डी हमारा सबसे पहले होगा। तो ऑब्वियसली इस बात है, बचा फिर कौन है यहाँ पे? बचा तो यही, फिर डी ऑप्शन फिर अकेले ही है। तो इससे हम लोग यानी कि ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन की विधि से ये हमारा ऑप्शन यानी कि ये उत्तर आ गया। ठीक है, तो आहत सिक्के हुए, जैसे मान लीजिए अगर हड़प्पा में आहत सिक्कों के प्रचलन होता है, तो फिर उसके बाद आते हैं, फिर कुछ समय बाद जैसे कि मौर्योत्तर काल के बाद फिर गुप्त काल आता है, तो ये गुप्त काल हो गया। तो दूसरे नंबर पे ये आएंगे, मतलब डी ए हो गया ना। फिर उसके बाद तुगलक कालीन आते हैं, तुगलक आते हैं। ठीक है, फिर मुग़ल आते हैं, तो मुग़ल में ये अकबर जी आते हैं। ठीक, मुग़ल में फिर अकबर आता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे तुगलक वंश हुआ 3 नंबर पे, फिर चौथे पे आएगा मुग़ल काल, तो ये चौथे पे आ गया। फिर जो आधुनिक है, सबसे आधुनिक मॉडर्न है। ठीक है, लास्ट में आता है बी नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन। ठीक, एक बार आप इसको चाहें तो देख लीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों की पहचान करिए। जो हम लोग जब एंशियंट हिस्ट्री अभी कुछ दिन बाद से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से सब कुछ चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, से सब सारी चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप यकीन मानिए। और तो यहाँ बताना है कि जो यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया है 5 ऑप्शन, तो यहाँ बताना है कि चीनी जो बौद्ध तीर्थयात्री थे उनकी पहचान करनी है। मेगास्थनीज,
फाहियान, फेनसांग, क्विंग, इब्न बतूता। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा भी अब तक क्वेश्चंस के माध्यम जितने हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं 180, उसी से आप बता सकते हैं कि जो मेगास्थनीज है वो नहीं है, इब्न बतूता भी नहीं है। ठीक है, अब बचे ये तीनों। अब ये तीनों बताने हैं कि ये तीनों कौन। इसमें फाहियान तो पता ही होगा कि फाहियान है। ठीक है, फाहियान के बारे में तो नॉलेज होगी ही कि फाहियान हमारा है ही। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का ये फाहियान है, चीनी यात्री है। फिर ये ह्वेनसांग भी है। अब इसके नाम देखिए, आई किंग, तो कहीं ना कहीं ये भी तो है, मुझे लगता है नाम से स्पष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी डी जो है वो है। ठीक है, तो ये चीनी यात्री हैं BCD। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा है ऑप्शन, BCD, बी, ये देखिए BCD, ये डी ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन हमारा। यानी फाहियान, ह्वेनसांग, आई किंग, ये सब चीनी बौद्ध यात्री है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बताना है कि कौन से भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो वो कौन है, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, कौन है, ब्रह्मगुप्त हैं। ठीक है, तो वो कौन है, ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर निम्न में से किसने हर्षवर्धन के प्रशासन एवं कन्नौज के दरबारी जीवन के बारे में लिखा। तो ये जो इसमें दिया है, अलबरूनी, ह्वेनसांग, इब्न बतूता और ये क्या कहते हैं, फाहियान। तो इसमें बताना है कि ये इन चारों में से किसने हर्षवर्धन के प्रशासन और कन्नौज के दरबारी जीवन के बारे में लिखा। तो वो कौन है, ह्वेनसांग। ठीक है, कौन है, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के प्रशासन और कन्नौज के दरबारी जीवन के बारे में लिखा था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो 7वीं सदी में भारत आया था और इसने हर्ष के दरबार में कई वर्ष व्यतीत किए हैं। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के दरबारी जीवन और उनके प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में 5 वर्ष बिताए। उसने हर्ष द्वारा आयोजित धार्मिक सभा का अध्यक्षता भी की है। ठीक, ये सब एक बार आप रीड कर लीजिएगा थोड़ा वीडियो को पॉज करके। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है, हर्षवर्धन के शासन के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। यहाँ बताना है कि हर्षवर्धन के शासन के दौरान कौन सा चीनी यात्री आया था। तभी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है, एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है। तो एहोल अभिलेख है उसके रचयिता कौन है, रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति, एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है, रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। वह राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, जो राजा पुलकेशिन जो द्वितीय हैं उनके दरबारी कवि कौन है, रवि कीर्ति हैं। ठीक, क्वेश्चन को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, कुल्हस पौराणिक जल संचयन संरचना कहाँ बनाए गए थे। जो कुल्हस है एक पौराणिक जल संचयन संरचना है, वो कहाँ बनाई गई थी ये बताना है। तो वो कहाँ बनाई गई थी, वो बनाई गई थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वो कहाँ बनाई गई थी, हिमाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। तो प्लास्टिक जो सर्जरी है उसके जो जनक किसे माना जाता है, सुश्रुत को माना जाता है। भारत में प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को माना जाता है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के दूसरे क्षेत्रों जैसे शरीर संरचना, बाल रोग, स्त्री रोग आदि की जानकारी भी थी। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्का मुद्रा के रूप में कब से प्रचलन में आया। जो सिक्का था वो मुद्रा के रूप में कब से प्रचलन में आया है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में या कनिष्क शासनकाल में या 600 ईसा पूर्व में या 300 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, 600 ईसा पूर्व से जो सिक्का था वो मुद्रा के रूप में यानी कि विनिमय के रूप में आया। ठीक है, जिससे हम लोग क्रय विक्रय कर सकते हैं। ठीक, सिक्का का मुद्रा के रूप में प्रचलन 600 ईसा पूर्व में आया था के आसपास मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा भारत में पहले किसने शुरू की? स्वर्ण मुद्रा भारत में पहले किसने शुरू की? तो वो कौन है? इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक हैं, इसे याद रखिएगा कि जो भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? इंडो ग्रीक शासकों ने किया। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा कि इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। इनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे, इनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे। इंडो ग्रीक शासकों ने सोने, तांबे, चांदी के सिक्के चलाए। इनके स्वर्ण सिक्कों को स्टेटर कहा जाता है। ठीक है, इनके जो स्वर्ण सिक्के हैं उनको स्टेटर कहा जाता है। कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, अभी कुछ अगली वीडियो में किया था। ठीक है, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों ने सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए। ये भी स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, इसे आप नोट डाउन भी करते चलिए क्वेश्चन को। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आप जो इसका डिस्क्रिप्शन जो रीड करते हैं, अगर उसमें कुछ भी क्वेश्चन के अतिरिक्त कुछ अगर बुलेट पॉइंट अगर नया मिलता है तो उसे आप नोट करते हुए चलिए। ठीक है, एक प्रकार से आपका नोट्स भी बनेगा। ठीक है, टॉपिक को नोट करिए, टॉपिक में यानी कौन सा नया पॉइंट है उसे आप ऐड ऑन करिए। ठीक, इस तरीके से यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब तभी निकलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? तो वर्मा को स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता था। जो प्राचीन भारत के लोग हैं वो वर्मा मतलब म्यांमार को स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। स्वर्ण कॉमन है, भूमि और द्वीप थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर्ण भूमि होगा। इसे नोट कर लीजिए एक बार कि जो प्राचीन भारत के जो लोग थे वो वर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देखिए, म्यांमार नदी, झरनों और मछलियों की समृद्धि, बहुमूल्य लकड़ी, खनिज तेल, खनिजों, अपने कीमती पत्थरों समृद्ध है म्यांमार। यहाँ से सबसे बेहतरीन मणिक विश्व भर में जाते हैं। ठीक है, वहीं से मतलब म्यांमार से ही विश्व भर में जो बेहतरीन मणिक हैं वो विश्व भर में वहीं से आयात निर्यात किए जाते हैं। अपनी इसी समृद्धता के कारण प्राचीन भारत के लोग इसे स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर भारत की वह प्राचीन लिपि कौन सी है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो आई होप पता ही होगा कि जो खरुष्ट लिपि है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शक संवत किस राजा के अभिज्ञान से प्रारंभ हुआ था? तो ये भी आपको पता ही होगा कि शक संवत किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, मतलब किसके शासन के अभिज्ञान से ये शुरू हुआ था? वो कनिष्क से शुरू हुआ था। ये हम लोग तीसरी क्लास में इसको किए भी हैं और इसको हम लोग डिस्कस किए भी थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है, चरक डॉट के प्रसिद्ध दरबारी शल्य चिकित्सक थे। जो चरक हैं वो किसके मतलब दरबारी शल्य चिकित्सक थे, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा बताइए आप? इसमें हमारा होगा जो चरक हैं वो कनिष्क के दरबारी शल्य चिकित्सक थे। ठीक है, ये देखिए, जो चरक हैं वो कनिष्क के प्रथम राजवैद्य थे। ठीक, मतलब वही उनके दरबारी शल्य चिकित्सक थे। फिर भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत युग पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत युग पर आधारित है? काली संवत, विक्रम संवत, शक संवत या चैत्य संवत? तो वो क्या है? शक संवत पर आधारित है। ठीक है, जो भारत का जो आज का जो कैलेंडर है वो किस पे आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ठीक है, ये देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शकों को युद्ध में हराया था और इस युद्ध की स्मृति में ही उसने शक संवत को आरंभ किया था। ठीक है, तो शक संवत किसने आरंभ किया था? कुषाण शासक कनिष्क ने आरंभ किया था। विश्व का पहला गणतंत्र किस राजवंश ने वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना की थी? तो किसने स्थापित की थी? मौर्यों ने स्थापित की थी या नंद वंश ने स्थापित किया, गुप्त काल में, या लिच्छवी वंश ने? तो वो कौन है? लिच्छवी वंश ने। जो वैशाली उनका क्षेत्र था वो विश्व का प्रथम गणतंत्र था जहाँ पे रिपब्लिक का शासन हुआ करता था। ठीक है,
फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख कौन थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी की लंबी बीमारी को ठीक किया था? तो बताना है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो आयुर्वेद विभाग के जो प्रमुख थे उस समय, वो उनका नाम क्या है जिन्होंने बख्तियार खिलजी की लंबी बीमारी को ठीक किया था? तो वो कौन है? यहाँ पे आचार्य राहुल श्री भद्र हैं। आचार्य राहुल श्री भद्र हैं। हो सके तो इसे भी आप याद ही रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रबातक अभिलेख। जो रबातक अभिलेख है भारत के किस शासक से जुड़े हैं? रबातक अभिलेख भारत के किस शासक से जुड़े हैं? तो वो जुड़ा है कनिष्क शासक से, ठीक है। जो रबातक जो अभिलेख है ये अफ़गानिस्तान का एक वो प्रांत है, बगलान, क्या नाम है उसका? हाँ, बगलान ही है। बगलान एक प्रांत है अफ़गानिस्तान का, उसी से जो ये अभिलेख प्राप्त हुआ है रबातक, वो कुषाण शासक कनिष्क से संबंधित है, ठीक है। ये जो रबातक अभिलेख है वो कहाँ मिला है? अफ़गानिस्तान के बलगान प्रांत में, ठीक है। और वो संबंधित है किससे? भारत के किस शासक से संबंधित है? भारत के कनिष्क शासक से संबंधित है, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें है, ठीक है, ये लिखा भी है, देखिए अफ़गानिस्तान के बगलान प्रांत से ये रबातक जो अभिलेख है ये कुषाण शासक कनिष्क से संबंधित है, ठीक। फिर नेक्स्ट है, पारसियों के धर्म को क्या कहते हैं? पारसी के जो धर्म है उसे क्या कहते हैं? जरथुष्ट्र बोलते हैं, ठीक है। जरथुष्ट्र बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उस अधिकारी की पहचान कीजिए जिसने ब्रह्मी और खरोष्ट लिपियों का अध्ययन किया और मौर्य राजनीति इतिहास को नई दिशा दी। तो वो कौन है? WH या जेम्स विल्सन या विलियम रजार या जेम्स प्रिंसेप? तो वो कौन है? जेम्स प्रिंसेप है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी के रूप में नियुक्त था जिसने 1837 में ब्रह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित पुराणों में से कौन सी पुस्तक पारसी समुदाय से संबंधित है? यहाँ पे जो जिंद अवस्था, गीता, बाइबिल, तोरह जो दिया है वो बताना है कि इसमें से पारसी धर्म से कौन संबंधित है? तो वो जिंद अवस्था है, ठीक है। जिंद अवस्था जो बुक है, जो पुस्तक है वो पारसी धर्म से संबंधित है। इसे थोड़ा एक बार आप देख लीजिएगा। जिंद अवस्था पारसी धर्म संबंधित है, और बाइबिल ईसाई धर्म संबंधित है, गीता हिंदू धर्म संबंधित है, और तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसे आप थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि मैचिंग के लिए भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। और एंशियंट हिस्ट्री का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? बताना है। जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें बताना है कि कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है। तो जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या यहूदी धर्म? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? सी, यानी यहूदी धर्म जो है एक गैर भारतीय धर्म है, ठीक है। बाकी जो भी हैं जिसमें धर्म जो हिंदू हुआ, जैन है, बौद्ध हैं, सिख हैं, ये सब भारत से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो यहूदी धर्म है उसका उद्भव, इसके मानने वाले जो मुख्यतः हैं इजराइल से संबंधित है। यहूदी जो हैं इजराइल संबंधित है, ठीक। आई होप कि आप लोगों को अब तक क्लासेस अच्छी लगी होंगी। बाकी अगर लगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। बाकी थैंक यू।